हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अब जो हम सेशन लेने वाले हैं मॉडल पेपर का, वह रीट मेंस एग्जाम को लेकर लेने वाले हैं और इसमें हम मॉडल पेपर के अनुसार ही क्वेश्चन आंसर पूरे कवर करेंगे और उन क्वेश्चन का पूरा डिटेल से देखते हुए चलेंगे। साथ ही आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है दोस्तों कि आपकी अपनी वेबसाइट विस्तृति.com पर आपको रीट मेंस से संबंधित जो भी मॉक टेस्ट हैं और डेली टेस्ट अपडेट किए जा रहे हैं वो बिल्कुल फ्री है आपके लिए। वहां पर जाकर आप इन क्वेश्चंस को एक बार पहले ऑनलाइन दीजिए, उसके बाद इसको पूरे डिटेल से देखिए। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, गूगल पर जाकर सर्च कीजिए विस्तृति.com और उसमें आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएगा। उसके अंतर्गत रीट के जो सारे सेट बना रखे हैं एग्जाम के, उसको निरंतर दीजिए और उसके बाद हम यहाँ पर पूरा उसका डिटेल से एनालाइज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले टेस्ट की, और यह टेस्ट में हमारे 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और यह क्वेश्चन शैक्षिक परिदृश्य हो गया, आरटी एक्ट हो गया 2009, 2011, साथ ही करंट, इससे संबंधित जो आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 50 नंबर की तैयारी को लिए हुए हैं, उसका हम पूरा मॉडल पेपर सोल्व करने वाले हैं। ये हमारा पहला मॉडल पेपर है। लगभग 40 मॉडल पेपर इस तरह के हम कर लेंगे एग्जाम से पहले। निश्चित तौर पे सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे और उन टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उसको हम देखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण योजना में निम्नलिखित में से शामिल नहीं है। सबसे पहले बात करें हम मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण योजना, तो इस योजना की जो प्रारंभ वर्ष है तो आपको ध्यान में रखना है 2009-10। तो इस योजना का जो प्रारंभ किया जाता है 2009-10 में, और यहाँ से निश्चित है 7 सूत्रीय, यानी कोई न कोई 7 सूत्र को लेकर या किसी न किसी 7 योजनाओं को समाहित कर इस योजना का प्रारंभ किया गया होगा। और इसके साथ ही हमें देखना होगा ये जो महिला सशक्तिकरण योजना है तो ये किसके द्वारा चलाई गई, तो आपको ध्यान में रखना है इसमें मुख्य रूप से 3 लोग शामिल है। सबसे पहले हमारा हो गया स्वास्थ्य विभाग। कौन सा विभाग हो गया? स्वास्थ्य विभाग। दूसरा है बाल एवं महिला विकास मंत्रालय। तीसरा इसमें शामिल है हमारा शिक्षा विभाग। यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग और एग्जाम की हमारी शिक्षा विभाग की है, तो यह योजना निश्चित तौर पर हमारी महत्वपूर्ण बनती है। महिला 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण योजना तो 2009-10 में लागू होती है और इसमें 3 जने शामिल है। कौन कौन से? हमारा स्वास्थ्य विभाग हो गया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तीसरा है शिक्षा विभाग। इन्होंने मिलकर 7 प्रकार के ऐसे निर्णय लिए जिसमें महिला, शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों को जोड़ते हुए, तो इसमें से पूछा गया है कौन सा शामिल नहीं है। तो एग्जाम में इस चीज को ध्यान में रखें, नहीं पूछा गया है तो ध्यान में रखना है इसमें कौन कौन से। सबसे पहले शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, यह है। दूसरा सुरक्षित मातृत्व है। तीसरा है बाल विवाह पर रोक, यह भी इसमें शामिल किया गया है। 2 बेटियों की शादी पर 20,000 की आर्थिक सहायता, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। तो अब हम देखते हैं 7 सूत्रीय, तो यहाँ में हमारे 3 तो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। बाल विवाह को क्या करना है? रोकना, न कि बढ़ाना है। बाल विवाह को क्या करना है? रोकना। 5वां क्या हो जाएगा हमारा? जनसंख्या स्थिरीकरण। जनसंख्या स्थिरीकरण यानी कि जनसंख्या को कंट्रोल करना। 6ठा हो जाएगा हमारा सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाना। अब बात करें हमारा शिक्षा विभाग ने भी कोई सुझाव दिया होगा इस महिला सशक्तिकरण में, तो आपको ध्यान में रखना है 7वां कौन सा हो जाएगा? हमारी जो 10वीं कक्षा तक जो बालकों का ठहराव कम हो रहा है उसको ठहराव के लिए बात की है शिक्षा विभाग ने। 10वीं तक ठहराव की बात की है। क्या बात की है? 10वीं तक ठहराव की। कितने हो गए? शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, सुरक्षित मातृत्व, बाल विवाह पर रोक, ये हमने यहाँ पर रिपीट कर दिया। बाल विवाह पर रोक, जनसंख्या स्थिरीकरण, सुरक्षित वातावरण उपलब्ध, 10वीं, और ये सेम हो गया। तो हमारा एक यहाँ पर एक और है, कौन सा हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा SHG की सहायता से महिला का आर्थिक सशक्तिकरण करना। SHG की सहायता से क्या करना है? महिला का आर्थिक सशक्त बनाना है।
एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री 7 सूत्री कौन से वर्ष में होती है? 2009-10 में। और 3 विभाग इसमें मिले हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग। ये 7 सूत्र कौन कौन से? शिशु मृत्यु दर में कमी करना, सुरक्षित मातृत्व, बाल विवाह पर रोक, जनसंख्या स्थिरीकरण, सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना, 10वीं तक ठहराव बालकों का, और SHG की सहायता से महिला का आर्थिक सशक्त बनाना है। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन हो जाएगा, 2 बेटियों की शादी के लिए 20,000 की आर्थिक सहायता करना, यह इसमें क्या है? सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा हो जाता है। और इसके साथ ही हमारे पहला क्वेश्चन हम पूरे डिटेल से देख लिया हमने, ताकि इससे संबंधित अन्य कोई भी प्रश्न यदि एग्जामिनर पूछता है तो हम उसे गलत ना करें। नेक्स्ट बात करें, पालनहार योजना द्वारा अनाथ बच्चों की देखभाल हेतु रिश्तेदार या संरक्षक को दी जाने वाली सहायता थे। उससे पहले हम बात करें पालनहार योजना का, आपको वर्ष ध्यान में रखना है, 2005 में ये क्या होती है? लागू होती है। और इसमें देखो 0 से 6 वर्ष के बच्चों पर 1500 रुपए प्रति माह की सहायता, बिल्कुल ये सही बात है। 6 से 18 वर्ष के बच्चे पर 2500 रुपए प्रति माह, ये बात भी बिल्कुल सही है। और वर्ष में एक बार 2000 रुपए स्वेटर, जूते, वस्त्र हेतु प्रदान किया जाना, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके साथ ही आपको याद रखना है, 0 से 6 वर्ष के बच्चे को ये 1500 रुपए कब मिलेंगे? जब वह आंगनवाड़ी में पढ़ता होगा। और 6 से 18 वर्ष में क्या हो जाएगा उसका? यदि वह विद्यालय में पढ़ता होगा तो यानी कि शिक्षा को जोड़ते हुए पालनहार योजना को लागू कर दिया गया है 2005 में। और इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यौन शोषण से पीड़ित महिला को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना किस योजना के तहत निहित किया गया? तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें कौन सी योजना हो जाएगी? उज्ज्वला योजना 2007 में लागू की गई और जिसमें क्या कहा गया है कि जो महिला यौन शोषण से पीड़ित महिलाएं हैं उनको किससे जोड़ना है? मुख्य धारा से जोड़ना है, उज्ज्वला योजना, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें, जनाधार से संबंधित और सत्य कथन है। क्या पूछा है यहाँ पर? सत्य कथन पूछा है। तो योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक निवासी परिवार के 10 अंकीय जनाधार कार्ड जारी किया जाना है। तो जो भी आपका जनाधार है उसे एक बार देखिए, उसमें कितने अंक है तो आपको जानना पड़ेगा, निश्चित तौर पर 10 अंक है। फिर बात करें, जन आधार कार्ड पर परिवार के मुखिया सहित परिवार के प्रत्येक सदस्य के 11 अंक के व्यक्तिगत, यानी जन आधार कार्ड पर आपका अंक 10 अंक की संख्या तो होती है, साथ ही आपके जो भी सदस्य है उस परिवार में उनकी 11 अंक की क्या होती है? व्यक्तिगत पहचान संख्या होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जन आधार कार्ड के द्वारा सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ DBT द्वारा दिया जाना, यानी जो भी सरकार की योजनाएं होती है, जैसे अभी वर्तमान में जो विद्यालय में निःशुल्क यूनिफॉर्म बांटी गई थी, उसकी सिलाई का जो पैसा था डायरेक्ट महिलाओं के खातों में डाल दिया गया था परिवार के। तो इसमें यही था कि DBT द्वारा डायरेक्ट उनको योजनाओं का लाभ देना। तो जन आधार के में अपना बैंक अकाउंट लिंक होता है, उसी आधार पर सरकार पैसा डायरेक्ट डाल देती है, उसी को कहते हैं DBT। तो ये हो जाएगा अपना भी बिल्कुल सही। तो यानी कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। तो इस क्वेश्चन को जोड़ने का ऐसा ये है कि जन आधार से संबंधित आपका जो सारी डाटा है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीहड़ क्षेत्र सुधार कार्यक्रम में कौन कौन से शामिल नहीं है? प्रश्न की प्रकृति समझे। सबसे पहले बीहड़ क्षेत्र में कौन कौन से शामिल नहीं है? तो सबसे पहले ये कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? तो आपको ध्यान में रखना है 2013-14 में इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है। और इसमें राज्य के कितने जिले हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, एक तो कोटा हो गया हमारा, दूसरा बूंदी, सवाई माधोपुर, चौथा हो गया करौली और धौलपुर। कितने जिले हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5। जो बीहड़ क्षेत्र सुधार कार्यक्रम है उसमें 5 जिलों को चिन्हित किया गया और इस कार्यक्रम को जोड़ते हुए इसमें कौन कौन से ध्यान में रखा गया है? एक तो ये राज्य से संबंधित योजना है और इसमें जो बीहड़ क्षेत्र है उसको क्या करना है? समतल करने का कार्य। और यहाँ पर आर्थिक उत्पादन, इस जो बीहड़ क्षेत्र में जो उत्पादन हो रहा है उसको बढ़ावा देना, यानी कि वृद्धि करना उद्देश्य था। अब बात करें इसमें क्या पूछा गया है, बीहड़ क्षेत्र सुधार कार्यक्रम में कौन कौन से जिले शामिल नहीं है? तो देखो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, चलो ये शामिल है। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर ये भी है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर ये भी सही है।
सवाई माधोपुर करौली तो है लेकिन बारा नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन अपना कट जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन में असत्य पूछा गया है। क्या पूछा गया? असत्य। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इंदिरा रसोई योजना का उद्देश्य पोषक आहार उपलब्ध करवाना है, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसका स्लोगन कोई भी भूखा न सोए, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसमें 18 रुपए भोजन उपलब्ध करवाना है। बजट 2022-23 में इंदिरा रसोई की संख्या 358 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो आपको ध्यान में हो, इसमें जो भोजन है उपलब्ध करवाना 8 रुपए में क्या करवाया जाता है? उपलब्ध। जो की थाली होती है वो 25 रुपए की होती है, जिसमें 17 रुपए गवर्नमेंट देती है और 8 रुपए लाभार्थी, यानी कि आप खाना खाना चाहते हो तो आपको कितने रुपए? 8 रुपए देने होंगे और 17 रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे और 25 रुपए की थाली आपको मिलेगी। तो इसमें जो ऑप्शन सी है गलत हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की तारीख और वर्ष दोनों कमेंट करके बताइए कि इंदिरा रसोई योजना कब लागू की जाती है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित योजना में से कौन सी केंद्र सरकार की वित्त पोषित नहीं, यानी कि ऐसी कौन सी योजना है जिससे केंद्र सरकार द्वारा वित्त प्राप्त होता है। सबसे पहले बीहड़ क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, अभी हमने देखा था, इसका जो सर है बीहड़ क्षेत्र सुधार का 2013-14 है। और मेवात क्षेत्र में ये होती लागू 1986 और 87 में। और कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसका प्रारंभ होता है 1987 और 88 में। और डांग क्षेत्र सुधार कार्यक्रम होता है 1994 और 95 में। इनके सन याद करने हो तो ठीक, नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है वह है कंदरा। और कंदरा का अर्थ ही क्या है? बीहड़। क्या है? बीहड़। और इसमें क्या किया गया था, जैसे हमने देखा था बीहड़ क्षेत्र में राज्य द्वारा जो योजना चालू की थी जिसमें 5 जिले थे, और केंद्र द्वारा इसके कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कितने जिले हैं? तो आपको ध्यान में रखना है पूरे 8 जिले। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा भी है इसमें। और दूसरे और कौन से हैं? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर। इसमें कितने जिले हो गए? 8 जिले हो गए। कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम केंद्र द्वारा पोषित वित्त योजना है, 1987-88 में होती है। 8 जिले को अंतर्गत इसमें कार्यक्रम लागू किया जाता है। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर। तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब बात करें, अब RT एक्ट से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। निजी विद्यालय में 25% सीटों पर प्रवेश के लिए RT एक्ट 2009, ध्यान में रखिएगा। इस बार जो आपके सिलेबस में रीट मेंस में 2009 और 2011 दोनों है। तो प्रश्न पढ़े पहले कि किससे संबंधित पूछा गया, कौन से एक्ट से संबंधित, ताकि आपका प्रश्न गलत नहीं हो। इसमें पूछा गया RT एक्ट 2009 की किससे संबंधित नहीं है? 25% सीटें। इसका अलग से पॉइंट भी दिया हुआ है 25% सीटों वाला, इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात करें 25% सीटों पर प्रवेश, ये कौन बात करता है? धारा 12 बात करती है। और धारा 21 में क्या कहा गया है? धारा 21 SMC विद्यालय समिति के बारे में बात किया गया। और धारा 11 क्या कहती है? धारा 11 कहती है 0 से 6 वर्ष के जो भी बालक है उनकी शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। जिस प्रकार अभी हम देखें, एक तो हो गया अभी हमारा आंगनबाड़ी चल रहा है, साथ ही अभी वर्तमान में एक बाल वाटिका जो कि मॉडल स्कूल में लागू कर दिया गया है, बाल वाटिका, जिसमें 3 साल का जो बच्चा है, 3 से 6 वर्ष का बच्चा भी विद्यालय में प्रवेश ले सकेगा। और एक होता है नंदघर। ये सारी 0 से 6 वर्ष की शिक्षा के लिए धारा 11 में वर्णित है। और धारा 25 किसकी बात करता है? 25 बात करता है अनुपात की। और किसके अनुपात की? शिक्षक और छात्र के। ये हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसमें क्वेश्चन में बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, राजस्थान में RT के तहत सर्वप्रथम एडमिशन किस सत्र में दिए गए? तो आपको ध्यान में रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। सत्र 2012-13 में राजस्थान में RT एक्ट के तहत एडमिशन दिए गए। आप कमेंट करके बताइए RT एक्ट को राजस्थान में कब लागू करा गया, कब लागू किया गया है।
अब बात करें आरटी के अंतर्गत प्रवेश आयु निर्धारित है। जो प्रारंभ में जो आयु थी वह 3 वर्ष से 5 थी, लेकिन वर्तमान में जो आयु वर्ष है वो कौन सी है, 5 से 7 वर्ष है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 5 से 7 वर्ष में टिक करना है। नेक्स्ट बात करते हैं आरटी अधिनियम 2009 का अध्याय 4 संबंधित है। अब आरटीई, सबसे पहले हम एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व उसको पूरा किया जाना, ये किस अध्याय में, तो आपको ध्यान में रखना है ये पाठ्यक्रम की बात 05 यानी कि 5वें अध्याय में सम्मिलित है। बालकों के अधिकारों का संरक्षण, ये किसमें है, तो 6ठे में। समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और अभिभावकों के कर्तव्य, ये किसमें है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये अध्याय 3 में है। और विद्यालय एवं शिक्षक के उत्तरदायित्व की बात कौन करता है, अध्याय नंबर 4, ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था। आरटी अधिनियम तो हमने यहाँ पे डिस्कस वैसे ही कर लिया है, 3, 4, 5, 6, तो हमारा पहला, दूसरा और 7वां भी अध्याय यहाँ पर देख लेते हैं। अध्याय 1 क्या कहता है, एक प्रारंभिक है जिसमें परिचय की बात करते हैं, और 2 आरटी एक्ट को लागू करने की बात करता है, और 7वां प्रकीर्णन है। और इसमें एक क्या है, अनुसूची है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखें। तो इसमें जो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय में प्रवेश के दौरान अनामांकित, यहाँ पर अ है, अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बालकों की आयु के आधार पर प्रवेश देना आरटी एक्ट 2009 के तहत किस धारा में वर्णित है। थोड़ा सा घुमा दिया है प्रश्न को, तो आपको तो सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना है जो आयु के अनुसार जो प्रवेश है वो किस धारा में सम्मिलित है, तो आपको पता ही है धारा 4 में आयु के अनुसार प्रवेश की बात करता है, और धारा 3 क्या कहती है, बालकों के अधिकार की बात करती है। धारा 6 विद्यालय की स्थापना की बात करती है, और विद्यालय की स्थापना से आपको ध्यान में रखना है 1 से 5 तक कौन से कितने किलोमीटर का दायरा हो जाएगा, 1 से 1.5 किलोमीटर, और 6, 7, 8 इसमें हो जाएगा हमारा 1.5 से 3 किलोमीटर के अंतर्गत क्या करना है, विद्यालय की स्थापना करनी है। और धारा 5 टीसी से संबंधित, यानी कि आप किसी बालक को टीसी देने से मना नहीं कर सकते, उसके जिस प्रकार उसका बालक का ट्रांसफर होता है या फिर उसे स्थानांतरण मिलता है, उसके सभी अधिकारों का भी स्थानांतरण साथ ही हो जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन 4 यानी कि धारा 4 क्या है, आयु के अनुसार बालक को प्रवेश देना है। यदि बालक आपके पास किसी भी आयु में आया, जैसे अनामांकित है, यानी कि कोई बच्चा है, माना कि अनामांकित क्या है, कहने का मतलब वो 8 वर्ष का बच्चा हो गया लेकिन उसका विद्यालय में नाम नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, अनामांकित। और उसके 8 वर्ष के अनुसार जिस कक्षा में वो जाता है, जैसे 6 वर्ष का बालक पहली कक्षा में जाता है, 7 वर्ष का दूसरी में, 8 वर्ष का जाएगा तीसरी में, यानी कि अनामांकित है, वो पहली बार स्कूल आया, फिर भी आप उसे डायरेक्ट उसे तीसरी कक्षा में एडमिशन देंगे। अब बात करते हैं ड्रॉप आउट, यानी बच्चे ने पहली में आपके पास माना भी किसी भी कक्षा में आपका एडमिशन ले लिया, लेकिन किसी कारणवश पलायन हो गया या फिर किसी भी कारणवश घर की परिस्थिति हो गई, मजदूरी हो गई, किसी कारण वह बच्चा विद्यालय से निरंतर ड्रॉप आउट हो जाता है, यानी कि वह विद्यालय छोड़ देता है, तो वह बच्चा कहलाता है ड्रॉप आउट। अब वह ड्रॉप आउट हुआ, यानी कि उसने एडमिशन लिया था, वह उस समय तो 6 वर्ष का था, लेकिन ड्रॉप आउट के कारण यानी कि वो 8 वर्ष का हो जाता है, फिर भी आप ऐसा नहीं कि वो ड्रॉप आउट बच्चा है उसे पहली में फिर से बिठाओगे, नहीं, आप उसे तीसरी कक्षा में डायरेक्ट उसे बिठाओगे, ये हो जाएगा आयु के आधार पर प्रवेश। यहाँ पे जो अनामांकित और ड्रॉप आउट दोनों की परिभाषा आप समझ गए होंगे। और अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित कथन में से असत्य, तो यहाँ पर क्या पूछा गया, असत्य पूछा गया। धारा 12 निजी विद्यालयों में 25% सीटों के प्रवेश से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। धारा 15 विस्तारित समय अवधि के बाद भी प्रवेश देना है, यानी विस्तारित समय अवधि, यानी कि हमारे राजस्थान राज्य में 6 माह तक एडमिशन हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि कोई बालक आता है तो आप उसे मना नहीं कर सकते। कौन सी धारा कहती है, धारा 15 कहती है। धारा 16 आयु के अभाव में प्रमाण पत्र, आयु के प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश, यानी कि उसके प्रमाण पत्र नहीं है फिर भी उसे प्रवेश देना है, ये किस धारा में है, तो ये 14 धारा में है। और 16 में क्या है, बच्चे को क्या नहीं करना है, फेल नहीं करना, क्या नहीं करना, फेल। और 17 में क्या है, शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दे सकते हो। तो इसमें जो ऑप्शन है 16 यहाँ पर क्या है, धारा 16 यहाँ पर गलत है। धारा 21 क्या, विद्यालय विकास समिति का गठन करना है, एसएमसी का, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। असत्य कौन सा है, तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 से संबंधित नहीं है। राजस्थान में इसे 1 अप्रैल 2011 से लागू कर दिया गया था।
जो कमेंट में प्रश्न पूछा था वो आगे ऑप्शन में मिल गया है आपको। तो राजस्थान में इसे 1 अप्रैल 2011 में लागू किया, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें 11 अध्याय 29 धाराएं सम्मिलित है। धारा 3 में एसएमसी का गठन और कार्य, जबकि एसएमसी हमारे आरटी एक्ट 2009 में किसमें सम्मिलित है, धारा 21 में। कंपैरिजन करते हुए पढ़े ताकि आपको डाटा याद रहेंगे, वरना कंफ्यूजन होते ही आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। और धारा 19 में वेतन और भत्तों से संबंधित है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, असत्य नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है आरटी 2011 में कितने अध्याय हैं, तो 10 अध्याय है और 29 क्या है, धारा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कितने अध्याय है, 10 अध्याय। कितने, 10। तो ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है, असत्य है। नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 फाउंडेशन स्टेज की आयु सीमा रखी गई। तो आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले कितने जो हमारा 10+2 वाला फॉर्मेट चल रहा है। वैसे मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का फुल वीडियो पूरा पढ़ा रखा है, यदि आपने उसे नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में जाकर एक बार जरूर रिवाइज कर ले। तो आपको ध्यान में रखना है 5+3+3+4, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला। तो इसका जो पहली 5 है इसको क्या कहा गया, हमारा फाउंडेशन स्टेज। क्या कहा गया, फाउंडेशन स्टेज। तीसरा इसे कहा गया प्री-प्रेपरेटरी। और तीसरा है हमारा कहा गया है इसको मिडिल, और चौथा कहा गया सेकंडरी स्टेज, सेकंडरी। और फाउंडेशन स्टेज की जो आयु सीमा है वह है 3 से 8 वर्ष। इसकी हो जाएगी 8 वर्ष से 11, और 11 से क्या हो जाएगी 14 वर्ष, और 14 से हो जाएगी हमारी 18 वर्ष। जहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चा कौन सी कक्षा से, कौन से वर्ष से विद्यालय में प्रवेश कर जाएगा, 3 वर्ष से, और 18 वर्ष तक वह पढ़ेगा। तो आपको ये सारी ध्यान रखना है, फाउंडेशन स्टेज, प्री स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज में कौन कौन सी आयु सीमा आती है। प्रश्न कुछ भी बन सकता है, एक एक प्रश्न हमारे रीट मेंस में उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में कितने दिन MDM की तरफ पौष्टिक सुधार में दिया जाएगा, यानी जो दूध दिया जाएगा। बाल गोपाल योजना में क्या मिलता है, बच्चों को जो दूध मिलता है वो कितने दिन मिलेगा। तो आपको ध्यान में रखना है 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार को। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित खेलों में से राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में से कौन सा खेल सम्मिलित नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है ग्रामीण ओलंपिक खेल में कुल कितने खेल थे। तो आपको ध्यान में रखना है 6। पहला हो गया खो खो, दूसरा हो गया क्रिकेट, तीसरा हो गया कबड्डी, चौथा हो गया शूटिंग बॉल, 5वां हो गया हमारा हॉकी, और 6ठा यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वॉलीबॉल। तो ये 6 खेल क्या है सम्मिलित किया गया। फुटबॉल और तीरंदाजी इसमें सम्मिलित नहीं है ग्रामीण ओलंपिक। तो आपको ये 6 खेल याद रखने, कौन कौन से, खो खो, क्रिकेट, कबड्डी, शूटिंग बॉल, हॉकी और वॉलीबॉल। ऑप्शन डी इसमें हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, फरवरी 2023 में अगले फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी के लिए फीफा द्वारा किस देश की घोषणा की गई। तो फुटबॉल विश्व कप होने वाला है कि मेजबानी कौन करेगा, मोरक्को। तो आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान नई परिस्थिति की पर्यटन नीति लागू की गई, तो 2 जुलाई 2021 फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राजस्थान पंचायती अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत किसी पंचायती राज संस्था का विघटन कर शामिल करने की शक्ति प्रदान है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। ये अभी सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर में राजस्थान से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो किसमें भाग ले सकता है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत। आपको ध्यान में रखना है 177 के तहत। नेक्स्ट बात करें, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है तो कहाँ पर, आबू पर्वत, और आबू पर्वत कहाँ है, सिरोही में। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए वृद्ध मध्यम आकार के उद्योगों की अवधि ऋण अंश पूंजी प्रदान करने के लिए कार्यरत संगठन कौन सा है। तो रिको। आप कमेंट में रिको की जो फुल फॉर्म है वो मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट है, राजस्थान में कपास उगाओ खुशहाली पाओ अभियान का आरंभ कब और कहाँ किया गया। फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना है कपास कहाँ, झालावाड़, और कब की जाती है, 24 मई 2017 को कपास उगाओ खुशहाली पाओ को
अभियान प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है ऊंट का राजस्थान का राज्य पशु कब घोषित किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है 19 सितंबर 2014। आप मुझे ऊंट का वैज्ञानिक नाम कमेंट करके जरूर बताएं। और आज का जो सेशन है आपको कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप वहां पर जाकर मॉक टेस्ट देना न भूले। वही मॉक टेस्ट हम यहाँ पर पूरा डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं। आप कमेंट करके बताएं कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। थैंक यू सो मच।